देखिए, भारतीय इतिहास में ऐसे बहुत से प्रश्न आते हैं भारतीय इतिहास से, क्योंकि आने वाली जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा है इसमें से हमारे कुछ वंशों के बारे में पूछा जाता है। जैसे हर्यक वंश से प्रश्न होते हैं, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है और मौर्य साम्राज्य से भी संबंधित प्रश्न होते हैं। जैसे काला शोक किसका उत्तराधिकारी था, तो यह अजात शत्रु किसका पुत्र था, यह इतिहास में ऐसा कौन रहा है जिसने अपने पिता की हत्या की और उसे पितृहंता भी कहा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हर्यक वंश में। तो हर्यक वंश की स्थापना करने वाला कौन था, तो देखिए बिंबिसार, नाम याद रखेंगे कि हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो बिंबिसार रहा है। तो हर्यक वंश की संस्थापना करने वाले कौन थे, बिंबिसार थे। अच्छा, इसके अतिरिक्त में अब इसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं कि हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार, उनका उपनाम क्या था, तो इनका उपनाम श्रोणिक था। ध्यान रखेंगे, श्रोणिक उपनाम, बिंबिसार का उपनाम श्रोणिक था। और इसके अलावा इनके वैवाहिक संबंध कहाँ से थे, तो देखिए इनके 3 जगह से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। किसने, बिंबिसार ने। तो उसके लिए कौशल है और मद्र है और लिच्छ्यु है। और तो यहाँ से मद्र है, लिच्छ्यु है और कौशल एवं गंधार भी है, क्योंकि यहाँ से इनके वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। इसके अतिरिक्त में ये भी प्रश्न हो सकता है कि जैसे महात्मा गौतम बुद्ध के समकालीन थे, बिंबिसार जो थे ये महात्मा गौतम बुद्ध के समय के थे, यानी समकालीन थे। इसके अलावा हमारे कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे कि इनके बिंबिसार के इनके घराने का राज वैद्य कौन था, तो इनका राज वैद्य था जीवक नाम है, जीवक। तो जीवक जो है इनके राज वैद्य थे। तो देखिए हर्यक वंश में इसमें जितना भी मैटर हमारा महत्वपूर्ण था तो वो ये निकल कर आता है कि संस्थापक करने वाले बिंबिसार रहे हैं और इनके वैवाहिक संबंध है, मद्र है, कौशल है, लिच्छ्यु है, गांधार से भी इनके वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और इनके राजघराने का जो वैद्य था तो जीवक थे। इसके अलावा इस शासन में, अच्छा अब इसमें बात आती है कि बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था, तो बिंबिसार के पुत्र का नाम था अजातशत्रु। वैसे अजातशत्रु हम उसे कहते हैं जिसे जीता ना जा सके। तो अजातशत्रु ने, जैसा इसका नाम भी है वैसा इसने किया भी है, क्योंकि अजातशत्रु ने ही अपने पिता की हत्या कर दी थी। अजातशत्रु ने पिता की हत्या की, तो इसे पितृहंता भी कहा गया। और इसके अलावा हम अगर बात करते हैं कि अजातशत्रु ने ही 2 विशेष हथियारों का अपने युद्ध काल में प्रयोग किया था, जिसका नाम है रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक जैसे हथियारों का इसने मतलब युद्ध क्षेत्र में प्रयोग किया। अब इसके बाद आती है कि अजातशत्रु, देखिए बिंबिसार के पुत्र का नाम है अजातशत्रु और अजातशत्रु के पुत्र का नाम उदयीन है। और इस उदयीन ने ही पाटिल पुत्र, जिसे आज हम पटना कहते हैं, तो पाटिल पुत्र शहर को बसाया था। तो उदयीन ने पाटिल पुत्र को बसाया था, यानी इनका पुत्र है उदयीन। तो ये नाम हमें याद रखने योग्य हैं। अच्छा, इसके बाद ये वंश की समाप्ति हो जाती है, हर्यक वंश। अब हमारी बारी आती है कि शिशुनाग वंश। तो देखिए शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे, तो इनके संस्थापक हैं शिशुनाग। और हर्यक वंश के जो अंतिम शासक थे, अंतिम शासक का नाम भी याद रखेंगे, नागदशक जो है इसके अंतिम, हर्यक वंश के अंतिम शासक भी रहे। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, हर्यक वंश के संस्थापना करने वाले कौन थे, वो थे बिंबिसार। और अंतिम शासक कौन थे, अंतिम शासक जो रहे हैं तो वो रहे हैं नागदशक की हत्या कर दी जाती है और शिशुनाग वंश यहीं से प्रारंभ हो जाता है। और शिशुनाग वंश, इसका समय काल ज्यादा नहीं रहा है, क्योंकि शिशुनाग वंश का जो उत्तराधिकारी हुआ, क्योंकि इनके संतान नहीं थे तो इनका उत्तराधिकारी जो हुआ था काला शोक हुआ था। तो नाम याद रखना हमें, शिशुनाग वंश में
इनका जो उत्तराधिकारी था उसका नाम है काला शोक। इसके बाद बारी आ जाती है नंद वंश की। तो देखिए नंद वंश की संस्थापना मतलब संस्थापक जो थे उनका नाम है महापद्म नंद। तो नंदवंश के संस्थापक जो थे महापद्म नंद, और इन्हें एकराट के नाम से भी जाना जाता है, यानी महापद्म नंद को हम एकराट के नाम से भी जानते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अलावा एकराट यानी महापद्म नंद को क्षत्रियों का नाश करने वाला के नाम से भी जानते हैं। तो ये बातें हमारी स्मरणीय हैं जो कि याद रखनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह से बात आती है कि हर एक वंश की संस्थापक कौन रहे और उनका अंतिम शासक कौन रहा। तो जैसे कि शिशुनाग वंश में था, क्या था, शिशुनाग वंश में अंतिम शासक रहे हैं, मतलब काला शोक हुआ जो कि उत्तराधिकारी बना था, और नंद वंश की स्थापना करने वाले महापद्म नंद हैं, और महापद्म नंद को हम एकराट के नाम से भी जानते हैं, और इन्हें हम क्षत्रियों का नाश करने वाले इतिहास में नाम से जानते हैं। अच्छा, एक बात और है कि इसी नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। नंद वंश का अंतिम शासक, तो पहला अंतिम जरूरी है ये। तो अंतिम शासक रहे हैं इसमें क्या नाम है, धनानंद। तो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद रहते हैं। तो इस तरह से ये वंश समाप्त होते हैं। अब बारी आती है मौर्य साम्राज्य की। तो देखिए मौर्य साम्राज्य, तो इसके भी संस्थापक की बात आएगी यहाँ पर। तो संस्थापक है या ये कौन से धर्म के अनुयायी थे इसमें, तो ये सब तमाम चीजें हैं जो कि हम समझेंगे इसमें। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का समय आ जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि मौर्य शासन है, प्रशासन, ये सब समझने वाली चीजें हैं इसमें। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत होती है, तो इसकी स्थापना करने वाले कौन है, वो है चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त का जो वैवाहिक संबंध है, तो इनका सेलुकस की बेटी के साथ में इनका विवाह हुआ था, और इन्हीं के समय काल में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही भारत में मेगस्थनीज आए थे, और ये पाटलिपुत्र में 5 वर्ष तक निवास करते हैं, और वहीं 5 वर्ष के दौरान ये इंडिका नामक पुस्तक भी लिखते हैं। तो ये भी प्रश्न हमारा यहाँ से निकल कर आता है, महत्वपूर्ण है। तो इंडिका पुस्तक के राइटर जो है तो वह मेगस्थनीज 5 वर्ष पाटलिपुत्र में रहते हैं। इसके अलावा अच्छा, एक बात और है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे। तो देखिए मौर्य नाम से हम ये नहीं समझें कि मौर्य से बौद्ध धर्म इनका है, ऐसा नहीं है। तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। अच्छा, इसके बारे में एक प्रश्न अक्सर पूछा गया परीक्षाओं में कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है ये कर्नाटक में श्रवणबेलगोला नामक स्थान है। श्रवणबेलगोला, तो उस स्थान पर इनकी मृत्यु होती है। वहाँ 7-8 दिन का इनका उपवास था, उस उपवास के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि जैन धर्म का सबसे बड़ा जो है वहाँ पर मान्यता स्थल है, या उनका मंदिर हम कहें, तो ये वही मंदिर में गए थे श्रवणबेलगोला, और वहीं इनकी उपवास के दौरान मृत्यु हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा ये तो बात हो गई, धर्म की भी बात हो गई, विवाह भी हो गया इनका है। अब इसके बाद है बिंदुसार। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था वो था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था वो थे बिंदुसार। और इसके अलावा इसके बाद इनका चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय टाइम पीरियड था वो देख ले, कुछ ईसा पूर्व में दिया गया है 321 ईस्वी से लेकर के 321 से लेकर 298 ईसा पूर्व। तो ये इतना जो है इनका ये समय रहता चंद्रगुप्त मौर्य का। अब इसके बाद फिर समय आ जाता है अशोक का, सम्राट अशोक जिनके नाम से जानते हैं। इसके बाद सम्राट अशोक का ही समय आता है। तो देखिए सम्राट अशोक, अच्छा एक बात आती है कि भारत में सिकंदर कब आया था और ये कहाँ का निवासी था।
तो देखिए सिकंदर जो था, सिकंदर मकदूनिया का निवासी था और भारत में 326 ईसा पूर्व में भारत ये आया था। तो सिकंदर के बारे में हम समझेंगे ये वही व्यक्ति है जिसने 23 वर्ष की अवस्था में विश्व के अधिकांश देशों पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो ये मकदूनिया का रहने वाला था, 326 में भारत आता है। अच्छा, इसी तरह से बिंदुसार ने एक सीरिया देश से क्या प्रार्थना क्या की थी? तो बिंदुसार ने सीरिया देश से वहां पर कुछ सूखे अंजीर मंगवाए थे, प्रार्थना के रूप में, प्रार्थना करके मंगवाया था कि हमें कुछ ये सामग्री भेज दीजिए। मदिरा मंगवाया था, सूखे अंजीर थे और अपने देश के कुछ दार्शनिकों को भेज दीजिए। तो ऐसा एक प्रार्थना पत्र लिख करके यहाँ से भेजा जाता है और उसके बाद में सीरिया देश इनको ये उपलब्ध कराता है। तो ये बात यहीं तक रहती है।